नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री पहुंचे गाजियाबाद, मोर्चरी और एमएमजी का किया निरीक्षण। विशेष कार्यक्रम में जानिए कौन दो लोग भाजपा में सब पर भारी। और मेरठ हाईवे पर बड़ा हादसा, महिला बच्चों समेत 4 की मौत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अचानक गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने मोर्चरी और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। पाठक ने मरीजों से बात कर समस्याएं सुनी और दूर करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अचानक गाजियाबाद पहुंच गए। यहां उन्होंने सबसे पहले मोर्चरी का निरीक्षण किया। मेरठ हाईवे पर हुई दुर्घटना में मारे गए 4 लोगों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने तत्काल पोस्टमार्टम करके शवों को घर भेजने की व्यवस्था करने को कहा। पोस्टमार्टम हाउस में हम आए हैं। यहाँ 4 लोगों की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है। मैंने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं, तत्काल पोस्टमार्टम कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पे जो भी पीड़ित थे उनको तत्काल उनके घरों तक रवाना करने के लिए सब वाहन उपलब्ध कराया है और सभी चिकित्सकों से कहा है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको तत्काल पोस्टमार्टम करके रवाना करें, किसी को वेट ना करना पड़े। पोस्टमार्टम हाउस की जो दुर्दशा है उसको हमने सीएमओ से तत्काल ठीक करने के लिए कहा है। इसके बाद वो जिला अस्पताल पहुंचे। पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। अस्पताल में पानी की गुणवत्ता भी परखी और मरीजों से बातचीत की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रहा। कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हमारे आपके आसपास हो रहे घटनाक्रम पर बात करने के लिए विशेषज्ञ से चर्चा करते हैं। चलते हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी। युग करवट के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी मौजूद हैं। सलामत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशित जी। आज गाजियाबाद में डिप्टी सीएम अचानक से पहुंचे हैं दिल्ली से। कई शहरों में पहले भी छापेमारी हो चुकी है। क्या लगता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं ब्रजेश पाठक, तो वो आकस्मिक ही जा रहे हैं सब जगह, बिना प्रोग्राम के जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका फ़र्क तो पड़ता ही है, स्वाभाविक है। उन्होंने कई ऐसी एक्सपायर जो है करोड़ों रुपए की दवाएं भी मिली थी और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मरीज़ बन के डॉक्टर में उसमें लाइन में लगे जाके बिल्कुल मरीज़ बन के उन्होंने बहुत डीपली जाके देखा। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रयास है उनका। अगर एक जिम्मेदार मंत्री और जिम्मेदार डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर वो इस तरह से अपना रूप बदल के और आकस्मिक जाएंगे तो डॉक्टरों में एक उसमें वो तो रहेगा इस बात का खौफ कि पता नहीं कब वो आ जाएं। अब वो कितना उन पे कार्रवाई करते हैं, कितना असर करते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी डिप्टी सीएम की इतनी सख्ती के बाद, दौरों के बाद, उनके सख्त तेवरों के बाद भी आप देखिए जो ट्रांसफर में घोटाले हुए हैं, मतलब आप ये देख सकते हैं ना, कोई सोच नहीं सकता, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ। उसके बाद भी मतलब ये व्यवस्था हो गई कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं ना, उन पे इतना खौफ किसी का रहा नहीं है। तमाम सख्ती के बाद भी ट्रांसफ़र हो गए, सब कुछ हो गया। अब जांचें चल रही हैं, उसमें कई लोग इन्वॉल्व भी हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ चलो कम से कम इससे आने वाले से ये है कि लोगों को दवाइयाँ तो मिल जाएंगी, कुछ लोग मरीज़ तो डॉक्टर बैठेंगे अपने अस्पताल में, इतना ही बहुत है आज के दौर में। सर, सबसे जो आजकल बड़ा मुद्दा है श्रीकांत त्यागी का, उसमें आज इतने लोग त्यागी गए हैं, कमिश्नर से मिलकर अपनी बात रख के आए हैं, एफआईआर की बात भी करके हैं। महेश शर्मा का खुला पत्र आ चुका है। राजेंद्र अग्रवाल पूरे मामले से खुद को अलग कर चुके हैं। 21 की पंचायत महापंचायत की बात हो रही है, क्या लग रहा है, क्या है? देखिए, सब जगह वोट की राजनीति है। ये पूरा प्रकरण जो है वोट की राजनीति का शिकार हो गया। जब वो ओमेक्स में गए जी और जो वहाँ पे भीड़ दिखाई दी तो भीड़ के साथ तो उनके साथ भीड़ के साथ वो चले गए और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि हमें अपनी 2024 की ज़मीन तैयार करने के लिए। लेकिन वो ये शायद भूल गए थे कि जिस समाज के व्यक्ति के खिलाफ वो बोल रहे हैं उसका कितना बड़ा अपना ताना बाना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है।
और बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। लेकिन वो जोश में होश खो गए थे बेचारे हमारे सांसद जी, और उन्होंने इस तरह की बात कही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आशीष जी जब वो ओमेक्स में गए थे और जिस तरह की उनकी भाषा थी, उन्होंने कहा कि हमें शर्मिंदगी है कि हमारी सरकार है। बिल्कुल शब्द याद है मुझे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी सरकार हो ऐसा बयान देगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी कोई एक ऐसी राजनीति थी इस बयान के पीछे भी, कि चलिए वहाँ तो वोट की अपनी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी वो बयान था। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया। अब जिस तरह से पंचायतें हो रही, देखिए श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की, उसके साथ कोई नहीं है, नहीं बदसलूकी की, वो कार्रवाई होना चाहिए थी। और मुझे यहाँ जानकारी मिली कि जिस दिन ये बदसलूकी हुई थी उसी टाइम फेस 2 के इंस्पेक्टर ने उनको फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि जी आप महिला को ये बुला लिए और मैं भी थाने आ जाता हूँ, वो मामला हो जाएगा। लेकिन इसी दरमियान सोशल मीडिया पर जितना हाईलाइट हो गया कि जिस तरह की चीज़ें हो गई कि फिर उन्होंने भी सोचा कि अब जो है स्थिति खाली थाने तक नहीं है। फिर भी इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने या नोएडा की पुलिस ने इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब मामला इतना हाईलाइट हो गया, जब सोशल मीडिया पे चला, तो फिर जिस तरह से चीज़ें हुई, देखिए अगर एक महिला से साथ बदतमीजी हुई है, बदसलूकी करी है, तो उसको कोई सही नहीं ठहराएगा। लेकिन श्रीकांत त्यागी की वाइफ, उसके बच्चे, वाइफ को आपने क्यों बिठा दिया? क्या वो महिला नहीं थी? क्या पूरे देश में महिलाओं की बात है, महिला क्या वो नहीं थी? उसका क्या कसूर था? क्या वहां खड़े होकर श्रीकांत त्यागी की वाइफ ने कुछ बदतमीजी करी किसी से? वो मौके पे थी नहीं, उसकी लाइट काट दी गई। ये कौन सा तरीका है? ये चीज़ें जो हैं, इससे त्यागी समाज के अलावा जो सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, उसको भी बात बुरी लगी। सभी लोगों की बात ये लगी कि भाई इन्हें कार्रवाई, हम कह रहे हैं महिला के साथ हुई है, श्रीकांत पे कार्रवाई हो, नो डाउट, बट कम से कम एक दूसरा पहलू ये भी तो है कि आज उसके घर पे आज चले गए, उसके घर पे देखने वाला कौन है? अगर कोई परिवार के सदस्य जा रहे हैं, जो लोग गए वहां पे, उनको जेल भेज देंगे। उन लोगों ने जाके किसी का सोसाइटी में किसी से बदतमीजी करी, वो सिर्फ उसके घर पे पूछे कहते हैं कि भाई जाके परिवार से हम मिल लें। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के चक्कर में एक ऐसे मामले को इतना तूल दे दिया, और आज एक बड़ा समाज जो है, त्यागी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज सा लग रहा है, और पार्टी जो है बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है। सांसद जी का बयान बैकफुट पे है। उन्होंने नाम लिया था कि राजेंद्र अग्रवाल जी जो मेरठ के सांसद हैं, उन्होंने सीधा कहा कि महेश शर्मा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो महिला है मैं उसको जानता भी नहीं। तो आखिरकार ये कहाँ से सब कुछ चला? एक पार्टी स्तर पे भी, वैसे भी एक जांच का विषय तो है ही है। अच्छा, जैसे ये अब पंचायती किस्त की हो रही है, इसमें अब त्यागी नहीं है, ठाकुर भी जुड़ गए हैं, गुजर भी नोएडा के ज्ञापन दे के और FIR की बात करके आ रहे हैं, पिछड़ा समाज भी जुड़ रहा है। तो ये सब जो जुड़ा, ये भाजपा के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? ये देखिए, जो लोग जुड़ रहे हैं, ये जैसे 10वें किसान यूनियन भी जुड़ गई है, इसमें टिकैत जी का बयान भी आया है कि हम पूरी तरीके से त्यागी समाज के साथ हैं जी। अब ये तो एक तरीके से एक पॉलिटिकल इशू बन गया है बहुत बड़ा। 2024 का चुनाव सर पे है, हर आदमी को एक ना एक इशू चाहिए होता है। अब जो अदर पार्टीज़ के लोग या जो लोग संगठन के लोग जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से, उसकी व्यवस्थाओं से, उसके नेताओं से पीड़ित हैं, वो इसके साथ में जुड़ गए हैं। बट ये एक समाज का प्रोग्राम नहीं होगा, ये कार्यक्रम एक किसी समाज की पंचायत नहीं होगी। पहले ये था कि भाई त्यागी समाज की पंचायत है, अब सभी इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। कानून के दायरे से हटके जब आप खाली वोट की राजनीति के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो जाहिर है वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। जितनी गलती है उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए आपने होश खो दिया सारा, और इस तरह का माहौल पैदा कर दिया, ये लगा कि जैसे वो जो लोग गए हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे बीजेपी के लोग थे, युवा मोर्चा के लोग थे, कार्यकर्ता थे, कोई बैकग्राउंड उनका कोई इतिहास आपराधिक नहीं था। आपने उनको गुंडाइट बना दिया, आपने उस पर गैंगस्टर लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, कहीं लापरवाही हुई है, पुलिस के स्तर पर आई है, पॉलिटिकल लापरवाही भी है।
अरे भाई आपको पूरी जांच करना चाहिए थी, समझना चाहिए। हम कह रहे हैं हम महिला के पूरे साथ हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बट कहीं ना कहीं आपको दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। शहनवाज हुसैन पर भी आरोप आ गया है, भाजपा नेता पर, बिहार से मंत्री रहे हैं, उन पर भी एफआईआर की बात हो गई है, सामने आ रही है कि उन पर भी एक महिला से बदसलूकी का आरोप है। इस पर भाजपा कैसे नहीं आता? नहीं, कई और घटनाएं हो गई इसी दरमियान, गाजियाबाद में भी हुई, 1-2-3 जगहों पे और भी हुई महिलाओं के साथ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार ऐसा क्या है? तो ये बहुत बड़ी कोई बड़ी साजिश है। श्रीकांत त्यागी को एक मोहरा बनाया गया है, और मोहरा बनाने के बाद जिस तरह इनको उम्मीद नहीं थी कि समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लगता नहीं था कि समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। जब समाज उनके साथ खड़ा हुआ है तब ये बैकफुट में आए हैं, तब ये बदमाशों को बच्चे कहने लगे। भाषा ही बदल गई है, भाषा बदल गई कि बच्चे कहने लगे। फिर ये कहने लगे हम छुड़वा रहे हैं, फिर छुड़वा के बता रहे हैं कि मैं छुड़वा दिया। क्या है भाई? जब भाजपा की संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है, इसमें यूपी के सीएम योगी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है, नितिन गडकरी को भी हटा दिया गया है, इसका क्या मतलब समझा? देखिए, शिवराज चौहान को हटाना सही इसलिए भी था कि वो कोई राज्य का मुख्यमंत्री उसमें नहीं है, तो एक खाली मुख्यमंत्री को रखना कहाँ तक उचित था। अगले साल वहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें तो ये भी हो सकता है कि उनको कुछ अलग जिम्मेदारी दे दिया, ये भी हो सकता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव भी नहीं हो। क्योंकि नितिन गडकरी की जहाँ तक आपने बात करी है, तो नितिन गडकरी जो है उनका बयान आपने देखा, वो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे, उनको मजबूत कर दिया कि चलो भाई निकलो, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा था लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो वो बेबाकी से बहुत बोलते हैं। जाहिर है यहाँ पे कैसे बेबाकी चल सकती है, तो बेबाकी है ही नहीं। यहाँ एहसास करा दिया गया कि भाई 2 ही की चलेगी, तीसरे की किसी की नहीं चलेगी, जो बोलेगा हो जाएगा। इसलिए उनका इंतज़ाम कर दिया गया। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, तो हो सकता है कि कह दिया हो भाई अब ये अलग कर दिया गया, तो फिर सोचता नितिन जी ने घर ही बैठ जाए। आरएसएस के सबसे निकट नागपुर से आते हैं, सबसे निकट भी हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, बोलोगे तो जाओगे। तो उनको तो उन्होंने मैसेज दे दिया, और ये मैसेज कई रंग का है, कई को भी मैसेज दे दिया है कि भाई सबको मैसेज है कि जब नितिन गडकरी जैसे लोग बाहर किए जा सकते हैं तो फिर क्या है। अब बाकी उन्होंने एडजस्ट करने के लिए येदियुरप्पा को हटाया था, उनको कर दिया। फर्नांडिस ना चाहते हुए डिप्टी सीएम बने, उनको कर दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से भी इस बार कर दिया गया, मुसलमान ना करके सरदार जी कर दिए गए, सिख ले लिए गए, तो कहीं सबको एडजस्ट कर दिया गया। तो ये बहुत प्लानिंग के तहत है, और ये जो ये लोग बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसका बहुत सिस्टम होता है। जैसे भी आपने कहा कि कोई सीएम नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम ले लिया। हाँ, ले लिया ना, डिप्टी सीएम को रख लेते हैं, क्योंकि वो नहीं, इसलिए कि वो नाराज थे, वो सीएम बनने वाले थे, उनको एडजस्ट कर दिया गया। ये इतनी बड़ी बॉडी है, ये बहुत बड़ी बॉडी है, ये मतलब चुनाव समिति भी, संसदीय दल भी, जी। इसमें हर आदमी का जो है एंट्री नहीं हो पाती है। येदियुरप्पा कहाँ से ले आए? देखिए आप, फर्नांडिस वहाँ से नितिन गडकरी महाराष्ट्र से हटा दिया तो उनको ले आए फर्नांडिस को। तो ये बड़ी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, और ये बात सही है कि 2 लोग ही चलाएंगे। अच्छा, कल आप शाम इस्कॉन मंदिर गए थे, एसएसपी साहब भी गए, एसपी सिटी थे, सारा पुलिस हमला था, क्या व्यवस्था है, कैसा लग रहा है, क्या एसएसपी साहब की क्या? देखिए, लॉकडाउन के बाद पहली बार जन्माष्टमी हो रही है। जैसे अभी कांवड़ यात्रा हुई थी, तो काफ़ी पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी भीड़ थी, और इसलिए जन्माष्टमी भी 3 साल बाद हो रही है, तो बड़ी व्यवस्था है। हमारे शहर में भी इस्कॉन मंदिर में होती है, मोहन नगर मंदिर है, और फिर दुधेश्वरान मंदिर में होती है। तो इसको लेके तमाम चीज़ें तैयारियां हो रही थी उसमें। तो मंदिर समिति के लोगों के साथ भी बैठक हुई थी, तो कल उसकी व्यवस्था देखी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सकुशल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ ये मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर तमाम अधिकारियों ने दौरे किए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सकुशल संपन्न होगी। चलिए, आप सभी के लिए जन्माष्टमी को कुछ लोग, प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। सलामत जी के माध्यम से कई बड़े मुद्दों पर आपने बात सुनी है और उनकी राय भी जानी है। आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अपनी राय हो बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, वीडियो देखकर बताइएगा कैसी लगी है। सलामत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गाजियाबाद के मेरठ हाईवे पर बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, इनमें एक महिला भी शामिल है। दुर्घटना में एक छोटी बच्ची है जो अस्पताल में भर्ती है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेस वे की हैं। दोपहर तकरीबन 1 बजे ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
इसमें सवार एक महिला, एक बच्चा और 2 लोग मौके पर ही मारे गए। आज एक्सप्रेस वे पर मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगभग 1 बजे दोपहर को एक घटना हुई है जिसमें एक परिवार जो कि इको गाड़ी में हरिद्वार से आ रहा था और थाना मसूरी क्षेत्र में कुसलिया गांव से के क्षेत्र में एक खड़े हुए ट्रक में ये इको गाड़ी टकराई जिसमें 4 लोग की इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 वयस्क हैं और एक बच्चा है। एक छोटी बच्ची है 10 वर्ष की, वो अंडर ट्रीटमेंट है, उसकी कंडीशन ठीक है, उसको उपचार कर दिलवाया जा रहा है। ये सभी लोग हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। इस हादसे में एक 10 वर्ष की बच्ची बची है जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार यहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की साजिश कर रही है। पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। और दूसरा, ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहाँ से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को अभी चिट्ठी लिखी है। राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की बड़ी तैयारी की जा रही है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर खुद एसएसपी सक्रिय हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ मंदिर का निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के बाद एसएसपी मुनिराज ने अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को उल्लास के साथ संपन्न कराने की कवायद शुरू कर दी है। बुधवार की शाम को उन्होंने राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यहाँ से चल रही है सर, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। एसएसपी ने जन्माष्टमी के पर्व पर सभी मंदिरों, विशेषकर इस्कॉन और मोहननगर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को अवैध बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस्कॉन मंदिर के संरक्षकों, पुजारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहन मंत्रणा की और धार्मिक स्थल की भौतिक स्थिति भी जानी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने एसपी सिटी निपुण अग्रवाल, सीओ अभिजीत आर शंकर के साथ फुल प्रूफ सेफ्टी सिस्टम बनाने के बिंदु पर मंथन किया। इस्कॉन मंदिर की समिति के पदाधिकारियों ने एसएसपी मुनिराज, एसपी सिटी निपुण अग्रवाल, सीओ अभिजीत आर शंकर, एसएचओ अमित सिंह, सेक्टर चौकी प्रभारी विनोद पांडे और युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां का स्वागत करते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ, वल्लभ और सुभद्रा का मनोहारी चित्र व प्रसाद भेंट किया। जिला प्रशासन ने सिविल डिफेंस के सहयोग से कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें देश के कई बड़े कवियों ने भागीदारी की। दर्शकों ने सम्मेलन का भरपूर लाभ उठाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंदी भवन में जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस के माध्यम से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवियों ने हास्य, व्यंग, प्रेम रस, देशभक्ति पर आधारित कविता सुनाकर श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मेयर आशा शर्मा, सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, कवि विष्णु सत्सा ने संयुक्त रूप से किया। कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं को सुनाकर ऐसा समा बांधा कि हर कोई ताली बजाने को मजबूर हो गया। मुकद्दर जो खफा होता है, दिल है बेताब बहुत, देखिए क्या होता है। उठ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उठ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और फनकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है। फनकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। फनकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। बेगम वाह वाह वाह, तेरी सोबत मेरे दिल का सुकून है, तेरा यूं उठकर जाना ठीक नहीं। माना हंसी हो सबसे जुदा हो, पर इतना तकब्बुर भी ठीक नहीं।
और दास्तां दरियाओं की होती तो बात अलग थी। वाह, दास्तां दरियाओं की होती तो बात अलग थी, मैं तो समंदर हूँ, फिर प्यास समंदर की बुझ जाए ये ठीक नहीं। भाई वाह 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 वाह। कि दास्तां दरियाओं की होती तो बात अलग थी, दास्तां दरियाओं की होती तो बात अलग थी, मैं तो समंदर हूँ और फिर प्यास समंदर की बुझ जाए ये ठीक नहीं। और माना पड़ चुकी हैं दरारें अब मन के मकानों में, माना पड़ चुकी है दरारें अब मन के मकानों में, मगर ये भी तो याद रहे कि कभी तुम भी यहाँ आबाद रहे थे। मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे, बोले आपकी माँ की कसम मेरे पास है, मेरी खाई मेरी माँ की खाई, ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू और इस देश का हर एक आदमी जानता है 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता है। हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलटाए की लुगाई के सुलटाए, क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा निकले। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में जब बहन बेटी की शादी होती है तो कहाँ से ये पत्नी आधा दहेज पहले से तैयार करके हमारे पास रख देती है। तो इस टाइप के वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। कोविड से लेकर कांवड़ यात्रा तक अनेक आयोजन हुए हैं। इनमें सिविल डिफेंस के वार्डन की भूमिका हमेशा रही है। ऐसे वार्डन को एक समारोह में सम्मानित किया गया। कोविड काल, वैक्सीनेशन कैंप, कांवड़ यात्रा से लेकर हर घर तिरंगा अभियान में अच्छा काम करने वाले सिविल डिफेंस के वार्डन को सम्मानित करने के लिए हिंदी भवन में आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीएम सिटी विपिन कुमार ने कहा कि चाहे लोगों को संक्रमण से बचाव की जानकारी देना हो, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना हो, वैक्सीनेशन कराना हो या फिर सुरक्षित कांवड़ यात्रा करानी हो, हर कार्यक्रम को सफल बनाने के सिविल डिफेंस के वार्डनों ने दिन रात मेहनत कर अपना सहयोग दिया है। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि हमारी जो वार्डन है वो कितने ऊर्जावान हैं। और मजे की बात यह है कि मतलब बिना किसी पेमेंट के मुझे तो गीता का सार नजर आता है आप लोगों में कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा न करो। इससे बड़ा उदाहरण, हमारे सिविल डिफेंस से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि कर्म केवल हम कर रहे हैं, हमें पता है कि फल की भी कोई इच्छा नहीं, फल भी नहीं मिलेगा, फिर भी उतनी ऊर्जा से काम करना अपने आप में काबिल तारीफ है। और हम जैसा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मैंने कहा कि हम अधिकारीगण मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप जो है इस गाजियाबाद धरती से हैं और गाजियाबाद की हर छोटी बड़ी चीजों से अवगत हैं। मौसम की मार को सहते हुए भी वार्डनों ने सौंपे के कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने सभी वार्डन के सहयोग की सराहना की और कहा कि आज वार्डन हर सामाजिक कार्य में व्यवस्थाएं संभालने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर कहीं कोई घटना हो जाए तो सिविल डिफेंस के वार्डन तत्काल पहुंच जाते हैं। सिविल डिफेंस के विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। जो आपकी टीम है, क्योंकि कोई सेना तब तक मैदान में डटकर मुकाबला नहीं करती जब तक उसकी सेना मजबूत ना हो, और सेना का मजबूत होने का अर्थ तब तक कोई सार्थक नहीं बैठता जब तक उनका सेनापति ललित जायसवाल जैसा ना हो। जहां सेना और सेनापति दोनों मजबूत होते हैं तो वो, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर आप तुलना पूरे इंडिया में बात करेंगे सिविल डिफेंस पूरे इंडिया में, तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सिविल डिफेंस गाजियाबाद की सबसे बेस्ट साबित होगी। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह से वार्डन का उत्साह बढ़ता है। यह छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करती है। कि आप
तुरंत आ जाते हैं प्रशासन या पुलिस के सहयोग के लिए या जनता के सहयोग के लिए। एक यही चीज है जो प्रशस्ति पत्र हमें मिलती है और हमें ऐसे अधिकारियों के हाथों से आज मिली है, वो हम चाहते थे, वो आज हमारा एक 20 साल का सपना पूरा हुआ है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा एडीएम सिटी साहब का और सिटी मजिस्ट्रेट साहब का। इन दोनों अधिकारियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी हम फोन करते हैं कभी भी तुरंत वो राजी हो जाते हैं आने के लिए अपना कार्य छोड़ के। उनका बहुत ही बहुत आभार और बहुत ही बहुत धन्यवाद है। और इस दौरान करीब 250 वार्डन को साल भर के लिए विभिन्न कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के गांव रईसपुर के रहने वाले एक परिवार की लड़की गायब है। परिजनों ने उसके अपहरण की शिकायत की है। लड़की की बरामदगी की मांग को लेकर ये लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे। ये लोग गाजियाबाद के रईसपुर के निवासी हैं। इनका आरोप है कि कुछ लोग इनकी लड़की का अपहरण करके ले गए। जिन लोगों ने अपहरण किया है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई थी, मगर मधुबन बापूधाम थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इन्होंने एसएसपी को सारी बातें बताई। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजस्थान में हुई दलित युवक की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। गाजियाबाद में भी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जालौर और यूपी में हुई छात्रों के साथ गंभीर मारपीट की घटना के विरोध में सीपीआईएम ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। पार्टी के जिला सचिव बीएस चौहान ने बताया कि जालौर में एक दलित छात्र को मटका छूने पर बुरी तरह पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं यूपी में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सीपीआईएम ने दोनों मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एक घटना राजस्थान के अंदर हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर। वहाँ एक दलित बच्चे का हेडमास्टर के कमरे में जाके पानी पीने के लिए घड़ा छू लिया गया, तो उस हेडमास्टर ने उस बच्चे को पीट करके उसकी हत्या कर दी। बहुत बेरहमी से उसकी हत्या की गई। और ये घटना हमारे देश के लिए कलंक है, इस सरकार के ऊपर कलंक है। उसी तरीके से घटना उत्तर प्रदेश में मेजा थाने के अंदर हुई है। वहाँ पर एक बच्चे को अध्यापिका ने मार मार के इतना बेरहमी से मारा और तब भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने उसके मुंह में डंडा ठूस दिया, उसका गला फट गया। ये घटनाएं हो रही हैं और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।